हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों ने देखा कि 2025 का 1 से लेकर 7 सेट हम लोगों ने किया। अब हम 2026 का अंसार का मैथ का 1 से 7 सेट करेंगे, जिसमें आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पहला सेट। तो आइए देखते हैं कि पहले सेट में कैसी सवालें हैं। तो पहला सेट आपके सामने है और इस पहले सेट की सवाल जो है पहली वो ये है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी बहुपद की जितनी घात होती है उतना ही उसमें शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे इस त्रिघात बहुपद है तो इसकी घात कितनी है 3। तो इसमें शून्यकों की संख्या जो अधिकतम होगी वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा इसका, उसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग शुरू से ही ऐसी सवालें करते आ रहे हैं कि संख्या अगर आपके पास 140 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 70, फिर 2 से भाग देंगे तो 35 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 7 आएगा और 7 से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो 140 जो होगा इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब 2 चूंकि 2 बार है, 2 का क्या होगा स्क्वायर और फिर 5 होगा फिर 7 होगा। तो ये सही हो जाएगा। और ये ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है, 2 का स्क्वायर 5 और 7, ये सी ऑप्शन हमारा क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। आइए अगली सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल कह रहा है कि भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध क्या होता है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भाज्य होता है वो जो होता है वो क्या होता है, भाजक और भागफल, और यहाँ क्या होता है, शेषफल होता है। तो अगर हम भाज्य को लिखना चाहें तो भाज्य जो होता है वो क्या होता है, भाजक और गुणे क्या होता है, भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल। ठीक, ये चीजें होती हैं कि भाज्य जो होता है वो क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही होता हुआ दिख रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि समांतर श्रेणी -5 -1 3 अकामा 7 का सर्वांतर क्या होगा। तो किसी भी समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर होता है, दो सटे हुए पदों का क्या होता है, अंतर होता है। तो समांतर श्रेणी पहली क्या है, -5 फिर -1 फिर 3 फिर 7 डैश डैश डैश, ये एपी में है। तो अगर इसका हम सर्वांतर देखें तो इसमें दो पदों को हम पकड़ेंगे और इसका अंतर देखेंगे। तो ये सर्वांतर डी जो होगा वो क्या होगा, -1 माइनस माइनस 5। तो यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस 5, तो यहाँ से हो जाएगा 4। तो हमारा जो सर्वांतर होगा ना वो क्या होगा, 4 होगा, जो कि डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण इतना सा इतना के युग्म का हल कैसा है। तो अगर इसको हमें समझना है तो इसके लिए एक फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास समीकरण क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर हमारे पास दो रैखिक समीकरण है और इसका सॉल्यूशन देखना है तो इस पे क्या होता है कि सॉल्यूशन इसका क्या होता है, डिपेंड करता है इसके कोफिशिएंट पे कि a1 बटे के a2 और b1 बटे के b2 अगर नॉट इक्वल है तो क्या होगा, तो इस समय सॉल्यूशन हो जाता है अद्वितीय। अद्वितीय हल होता है। और अगर हमारे पास a1 बटे के a2 और b1 बटे के b2 और c1 बटे के c2 तीनों ही बराबर आ जाए तो ये हो जाता है अपरिमित हल। ठीक, और अगर तीसरा कंडीशन बने कि a1 बटे के a2 b1 बटे b2 के तो बराबर हो लेकिन c1 बटे c2 के बराबर न हो, तो ये कंडीशन क्या बन जाता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं का कंडीशन बन जाता है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है उसको देखते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और -3x -6y प्लस 1 बराबर 0। इस इक्वेशन का अगर हम देखें
तो इसका देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका A1/A2, B1/B2 और C1/C2 देखें तो 1 है -3 है, 2 है -6 है और 5 है और 1 है। तो अगर इसको हम इससे काट दें 3 बार में कटेगा, मतलब -1/3। अब -1/3 ये भी आया, लेकिन ये 5/1 आया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये चीज़ तो बराबर है, लेकिन ये चीज़ बराबर नहीं है। तो इस चीज़ को हम ऊपर शिफ्ट करें तो ऊपर शिफ्टिंग में हम देख रहे हैं कि इसमें क्या बन रहा है, इसमें बनता हुआ दिख रहा है कि ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन सही होता हुआ दिख रहा है? ये हमारा इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, और ये कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा। तो मतलब इसमें क्या होगा कि न तो अद्वितीय हल, दो हल और अपरिमित हल, तो यहाँ क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन होगा, ये कह रहा है 2 होगा, ये कह रहा है कि इनफाइनाइट होगा, जबकि हमारा क्या है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का व्युत्कर क्या होता है। ये जो द्विघात समीकरण है ये तो व्यापक वाला ही है। तो द्विघात समीकरण क्या है, व्यापक वाला ही है कि ax² प्लस bx प्लस c द्विघात का व्यापक समीकरण है, और इसका व्युत्कर का फॉर्मूला पढ़े होंगे, वो होता है b² - 4ac। तो ये ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, वही सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमें दिख रहा है सी, तो सी इसका ऑप्शन क्या हो गया, सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमें पता है कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है ना, ए और बी, अगर हमारे पास दो बिंदुएं हैं और इनका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है, तो इनके बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता है कि y2 से स्टार्ट कीजिए या x2 से कीजिए, किसी से कीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अभी जो हमारी सवाल है, सवाल में जो डाटा है वो ये है 2 और 3, ये क्या है, ये 4 है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ था, तो ये क्या है, 4 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 और 1 होगा, 4 और क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से देखिए कंपेयर करके, तो x2 का मान क्या हो जाएगा 4, x1 का मान क्या हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर, और y2 का मान क्या है 1 है, और y1 का मान क्या है 3 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ d हम देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, मतलब d जो देख रहे हैं वो क्या आ रहा है, 4 + 4। तो d जो है वो क्या है 8, और 8 क्या होता है, 2 कड़ी में 2 होता है, 2 कड़ी में 2 हमारा राइट आंसर है। और 2 कड़ी में 2 कौन सा ऑप्शन सही होता हुआ दिख रहा है, बी। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हमारे पास अगर द्विघात समीकरण कैसा है, ax² + bx + c = 0, अगर द्विघात का व्यापक समीकरण होता है तो मूल बराबर जब होता है, मूल बराबर, अगर मूल बराबर जब होता है द्विघात के व्यापक समीकरण में, मूल बराबर हो तो व्युत्कर जो होता है ना वो 0 होता है, यानी कि b² - 4ac का मान क्या आता है, 0। इसका मतलब है कि b² जो होता है वो 4ac के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हमारा जो इक्वेशन है उसको देखें तो हमारा इक्वेशन क्या है, 3x² - 12x + m = 0। तो इसको अगर हम कंपेयर करें अपने वाले इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो यहां से हम देख रहे हैं कि a का मान 3 आ जा रहा है, b का मान -12 आ जा रहा है, c का मान m आ जा रहा है। तो यहां से अगर हम विविधकर निकालें, इसका मूल बराबर है, मूल बराबर हो तो क्या होगा कि b² जो होगा वो 4ac के बराबर आ रहा है, ये अभी देखें हम यहाँ पे। तो इसको रखेंगे तो b का मान हमारा क्या है, -12 का स्क्वायर, अब 4, a का मान 3 है और c का मान क्या है, m। तो यहाँ देख रहे हैं कि 12 × 12 लिख सकते हैं 2 बार, और यहाँ 12, यहाँ क्या है m। तो
तो 12 से 12 कट गया, यानी 12 बराबर m, 12 बराबर क्या आ गया m, यानी हमारा आंसर जो आएगा वो 12 आएगा। 12 कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? तो डी ऑप्शन सही दिख रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, तो उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बताओ। तो आइए हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, आइए देखते हैं। और इसकी भुजा जो है वो 2a है, यहाँ भी 2a है, यहाँ भी क्या है 2a है। यहाँ से अगर हम लंब डालें ये क्या हो जाएगा 90। और हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा 2a है और शीर्ष से लंब डाले हैं तो सामने वाली भुजा को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये भी a होगा, ये भी क्या होगा a होगा। अगर हम इसका नाम रख दें a, इसका नाम b, इसका c, इसका d, तो एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है समकोण त्रिभुज। क्या समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय लगती है, यानी जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो इस समकोण त्रिभुज में बताइए कि 90 के सामने का क्या हो जाएगा कर्ण। अगर इसको हम थीटा मान लें तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार। तो आधार तो ये हो गया, और लंब यानी ये शीर्ष लंब की लंबाई, इसको हम यक्स मान लिए, माना। तो ये यल का मान क्या हो जाएगा यक्स। तो यहां से अगर हम के का मान रखें तो वो 2a है, और a का मान रखें तो वो क्या है a ही है, और यल का मान यक्स माने हैं तो यक्स स्क्वायर। तो ये देख रहे हैं कि 4a स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, ये यक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से 4a स्क्वायर में से ये a स्क्वायर घटने आ जाएगा और ये यक्स स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर। यक्स बराबर अंडर रूट 3a स्क्वायर, यक्स बराबर क्या हो जाएगा a√3। a√3 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। और a√3 राइट आंसर कौन सा है, ये सी ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है सही हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी का माध्य बताइए। अब माध्य हमें निकालना पड़ेगा। तो माध्य के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या लिखते हैं वर्ग अंतराल, इसके बाद हमारा आता है मध्यमान जिसको हम यक्स आई बोलते हैं। इसके बाद क्या आता है बारंबारता जिसको हम एफ आई बोलते हैं। फिर यहाँ पे आता है एफ आई और एक्स आई का गुणनफल। और ये हम क्या बना लिए चार्ट बना लिए, ठीक। एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5। ठीक, आइए भरते हैं इसको। तो पहला वर्ग अंतराल था 1 से 3 का, फिर था 3 से 5 का, फिर 5 से 8 का, 5 से किसका था 7 का था, 5 से 7 का, 5 से 7 का, फिर था 7 से 9 का, और फिर 9 से था 11 का, और यहाँ हो जाएगा योग। तो अगर हम इसका मध्यमान निकालें तो दोनों उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ के 2 से डिवीजन करते हैं, मतलब 1 + 3/2, यानी कि क्या आ जाएगा 4/2 मतलब कि 2। तो इसका अगर हमें 2 आ गया, इसका क्या आ गया 2 आ गया, तो ऐसे ही सबका क्या होगा 8/2 यानी कि 4 6 8 और 10, ये मध्यमान का योग हो गया। अब एफ आई क्या होगा, तो ये तो दिया था 3 दिया था 3 और 2 और 4 और 2 और 3। तो सिग्मा अगर एफ आई यहाँ निकालें हम तो वो क्या आ जाएगा 5 4 9, 9 2 11, 3 14, और ये गुणा कर दें तो ये 6 आएगा, ये क्या आएगा 8 आएगा, ये 24 आएगा, ये 16 आएगा, और ये 30 आएगा। अगर जोड़े हम तो 6 और 24 30, और 30 30 60, और 60, और फिर ये 20 जोड़ेंगे तो 80 84 हो जाएगा। तो 84 किसका मान आया सिग्मा एफ आई एक्स आई का। तो जो समांतर माध्य का हम फार्मूला पढ़ते हैं
वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे के सिग्मा एफ आई। ठीक, तो इसमें अगर हम मान रखें तो हमारा ये वाला मान है 84 और ये मान 14, तो 14 छक क्या होता है 84, यानी कि 6 हमारा ऑप्शन क्या है सही है। और 6 ऑप्शन कौन सा हमें दिख रहा है, तो डी ऑप्शन क्या दिख रहा है सही दिख रहा है। इस प्रकार से कर लेंगे और इसका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप लोग करते आ रहे हैं, कोई नई सवाल नहीं है आप लोगों के लिए। अगली सवाल देखते हैं कि साइन 2a इक्वल टू क्या है 2 साइन ए, तो इनमें से कौन सा सत्य है, ए का कौन सा एंगल सत्य है। इसको हम क्या करते हैं हीट एंड ट्रायल से करते हैं। साइन हमारे पास 2a है और एक है 2 साइन ए, हम ऑप्शन से करेंगे, एक एक करके बारी बारी से ऑप्शन रखेंगे। हम पहला ही ऑप्शन यहाँ ट्राई कर रहे हैं कि a बराबर 0 रखने पर देख रहे हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो a बराबर अगर 0 रखेंगे तो साइन क्या आएगा साइन 2 इंटू 0 बराबर क्या है 2 साइन 0, 2 साइन 0। तो ये तो साइन फिर क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 साइन 0, ये भी 0 और ये 2 गुणे 0 यानी 0 बराबर 0, यानी सेटिस्फाई कर गया। मतलब यक्स बराबर जो a बराबर जो 0 था वही ऑप्शन सही था, वो पहला ऑप्शन ही सही है, बाकियों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन सही हो सकता है और यहाँ पहला ही ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि साइन 27 बटे के cos 63 अंश का मान होगा। ये अलग सवाल आया अब तक का। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए था। इसके लिए वो फार्मूला क्या है समझिए, हमें पता होना चाहिए था कि साइन जो होता है क्या साइन 90 माइनस थीटा, आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है cos थीटा होता है। इस फार्मूले को अगर याद है आप लोगों को, ये फार्मूला, इस सवाल को आप अच्छे से बना सकते हैं। ये सवाल आपकी क्या है देखिए कि साइन 27 डिग्री बटे के cos 63 डिग्री, किसी एक को चेंज कर लीजिए। जैसे हम साइन को लिख सकते हैं 90 माइनस 63 और बटे के cos 63, क्योंकि 90 में से 63 घटाएंगे 27 ही आता है। अब यहाँ देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो यहाँ cos 63 हो जाएगा, नीचे भी क्या है cos 63 ही है, तो ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा एक आंसर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा एक आंसर सही हो जाएगा और एक आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर ए सही है, तो ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि cos a बराबर √3/2 तो साइन 2a का मान बताओ। आइए देखते हैं कि अगर हमारे पास cos a का मान √3/2 है तो आप खुद बताइए कि cos में √3/2 कितने अंश का मान होता है। तो आप कहेंगे कि ये मान 30 अंश का होता है, तो यहां से a का मान क्या आ गया 30 अंश। तो अगर a का मान 30 अंश आ गया तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ जो रहा है ना वो पूछ रहा है साइन 2a का मान। तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री यानी साइन क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि क्या हो जाएगा कड़ी में 3/2। तो कड़ी में 3/2 हमारा ऑप्शन क्या था सही था और वो ऑप्शन क्या है डी सही है ऑप्शन आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फिर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे के 1 + थीटा नहीं है क्या है ए है, तो ए रखते हैं ठीक है ए, और ये क्या है cot स्क्वायर ए। कोई एक चेंज कीजिए, हमें पता है कि अगर cot a कहीं लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 1/tan a, फार्मूला होता है जानते होंगे आप लोग। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 + tan स्क्वायर a अब बटे के क्या लिख दें 1 + 1/tan स्क्वायर a। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 1 + tan स्क्वायर a ऊपर रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1/tan स्क्वायर a। ये क्या हो जाएगा कि कट जाएगा, ये tan ऊपर चला जाएगा, मतलब tan स्क्वायर a ऑप्शन क्या होगा सही होगा और tan स्क्वायर a जो है वो डी ऑप्शन सही है, तो इसका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए, मतलब चौथाई भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो अगर 22 सेंटीमीटर का आपके पास क्या है
परिधि का वृत्त है आपके पास ऐसे, आज इसकी परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर है। तो पहले तो इसका रेडियस आप समझिए कि ये r है, इसकी परिधि कितनी है, परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। वैसे क्या होता है, परिधि होती है 2 पाई r, ये 22 के बराबर हो गई। तो आइए देखते हैं, अगर ये 22 के बराबर हो गई तो 2, अब पाई का मान 22/7 और r का मान आर रहने दीजिए, यहाँ 22 से 22 कट गया, ठीक। तो r का मान क्या आ गया 7/2 सेंटीमीटर। तो अगर r का मान 7/2 सेंटीमीटर हो गया तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मतलब समझिए कि इसके चौथाई भाग का क्षेत्रफल। चौथाई भाग कोई लेंगे, मान लीजिए ये ले रहे हैं तो ये थीटा होगा। तो हमसे जो क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, वो ये वाला पूछ रहा है, बस इतना ही का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये जो होगा ना, इसमें थीटा क्या हो जाएगा 90 अंश, और r का मान 7/2 आप निकाल चुके हैं। इसका अगर क्षेत्रफल आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, देखिए पाई का मान रख दीजिए 22/7, r का मान 7/2, थीटा का मान 90 अंश बटे के 360। ये पाई का मान क्या है 7, चलिए फिर से लिख दीजिए 22/7, 7/2 और फिर से 7/2 क्योंकि स्क्वायर है। और फिर क्या होगा, थीटा का मान कितना था 90 था, 90/360। तो इस 7 से ये 7 कट गया और ये इससे 11 बार में कट गया, ठीक। अब ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर में क्या आएगा आपका, तो ये आंसर आने वाला है 11×7=77 और बटे के ये 2 बचा, ये 4 बचा, तो कितना हो जाएगा 8। तो 77/8 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन सही है। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगी, जो कि हो चुकी है, निकाल चुके हैं आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि कैप्सूल का संयोजन है, मतलब कैप्सूल का क्या है संयोजन है, मतलब कैप्सूल कैसे मिलके बना है उसको देखना है। तो आइए देखते हैं कैप्सूल जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है। तो आप लोग देखे होंगे कि कैप्सूल जो होता है वो ऐसा कुछ होता है, बीच में बेलनाकार होता है और किनारे पे इधर क्या है अर्धवृत्त जुड़ा होता है। किनारे पे क्या होता है अर्धवृत्त होता है, मतलब इधर क्या है अर्धवृत्त है, फिर क्या है बेलन है और फिर क्या है अर्धवृत्त है। तो यहां देखिए कि एक बेलन एक अर्धगोले का, एक बेलन दो अर्धगोले का, अर्धवृत्त नहीं इसको अर्धगोला बोलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा अर्धगोला और यहाँ भी क्या होगा अर्धगोला। तो मतलब क्या है दो अर्धगोला और क्या है बेलन, दो अर्धगोला और बेलन। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन देखिए, इस वाले ऑप्शन में देखिए तो दो, एक बेलन और दो अर्धगोला, मतलब बी ऑप्शन इसका क्या था सही था कैप्सूल। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य बहुलक इतना इतना है तो उसका माध्यक बताइए। माध्य और बहुलक दे के अब माध्यक पूछ रहा है। आपको याद होगा तो एक जगह ये आया था फॉर्मूला, वहां हम लिखवाए थे कि बहुलक जो होता है, बहुलक जो होता है वो 3 इंटू माध्यक होता है और 2 इंटू क्या होता है माध्य होता है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये फार्मूला पढ़ रखा है, ठीक है। ठीक, तो यहां से हम देखते हैं तो हमारा जो दिया है वो पहले क्या दिया है, पहले माध्य दिया है 32, माध्य 32 है और बहुलक 35 है। बहुलक कितना है 35 है, माध्यक निकालना है और माध्य क्या है 32 है, यही है। तो 35 बराबर 3 इंटू माध्य और ये 4 और 6 64। तो 35 प्लस
64 बराबर 3 और ये इधर क्या हो गया, माध्यक हो गया। तो ये जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 3 9, इधर क्या 3 और माध्यक है, तो 3 33 बार में कट गया। तो माध्यक जो आ गया ना हमारा वो क्या आ गया 33। माध्यक कितना आ गया 33। तो 33 हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। सबसे आसान सवाल, कई बार सवाल आ चुकी है, इसमें बस देखना है कि बारंबारता किसकी अधिक है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता यहाँ 19 दिख रही है, तो बारंबारता 19 है, तो बहुलक वर्ग जो होगा वो 15 से 20 होगा। तो 15 से 20 कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। बहुलक के लिए बस आपको बारंबारता देखनी है कि किसकी अधिक है, वही उसका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है कि आप अभी तक क्या था कि एक ही पासा का यूज कर रहा था, अभी आपको बोल दिया कि दो पासों को एक बार फेंकने पर। तो दो पासों को अगर आप फेंकेंगे, एक तो पासा मान लीजिए यहाँ है आपके पास, एक तो पासा यहाँ है, इन दोनों को आप उछाल रहे हैं, तो आप समझिए कि इनको जब उछालेंगे तो ये वाला पासा भी 1 2 3 4 5 6 लाएगा, और ये वाला पासा भी इनमें से कुछ भी ला सकता है, 1 से 6 में से। तो अगर हम देखें कि एक बार उछालने पर पासों पर आई संख्याओं का परिमाण कितना होगा, तो वो परिमाण अगर हम देखेंगे तो 6 का स्क्वायर होगा यानी 36 होगा। और इन 36 परिमाणों को अगर हमें देखना है ना, तो ऐसे आप देख सकते हैं कि एक एक आएगा, हो सकता है पहले पे एक आए दूसरे पे एक आए, फिर पहले पे एक आए दूसरे पे दो आए, ऐसे करके 3 4 5 6 इतनी संभावनाएं हो सकती हैं। अगर पहले पे 2 आ रहा है तो इसमें भी ऐसे हो सकता है 2 3 2 4 2 5 और 2 6। ऐसे ही अगर पहले पे 3 आया तो 3 के साथ भी 6 संभावनाएं हो सकती हैं। ऐसे ही 4 वाले के बारे में भी आप सोच सकते हैं कि 4 आए पहले पे, फिर क्या आ जाए, 4 आए पहले पे और फिर 2 आए, 4 3 आए, 4 4 आए, 4 5 आए और 4 6 आए। ऐसे क्या आ जाए, 5 1 आए, 5 2 आए, 5 3 आए, 5 4 आए और 5 5 आए और 5 6 आए। ऐसे ही 6 आए पहले पे, 6 2 आए, 6 3 आए, 6 4 आए, 6 5 आए, 6 6। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि इतनी 36 संभावनाएं हो सकती हैं। मतलब अगर हम NS देखें ना, NS तो वो कितना है, 36 संभावनाएं है। लेकिन इनमें से हमें जो ई वाली हमारी संभावना है वो क्या है कि योग क्या है, योग 10 आए। तो योग 10 आए ऐसा कब पॉसिबल है, आप बताइए, इनमें से छाटिए कि योग 10 कौन कौन दे सकता है। तो योग 10 एक ठो दे सकता है ये 5 5 वाला, और एक ठो दे सकता है 6 4 10, और एक ठो 4 वाले में चली जाइए तो 4 और 6 10। इसके अलावा आप सोच सकते हैं कि कहीं से 10 मिलने वाला है, 5 5 से मिल सकता है, 4 6 से मिल सकता है, 6 4 से मिल सकता है। मतलब केवल 3 ही ऐसा बनेगा सिचुएशन जिसमें क्या होगा कि आपको 10 मिल सकता है योग। और वो सिचुएशन क्या है, या तो 4 6 है, या पहले पे 4 है दूसरे पे 6 है, या पहले पे 6 है दूसरे पे 4 है, या पहले पे 5 है और दूसरे पे भी 5 है। तो अगर हम नंबर ऑफ ई यहाँ देख रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, 3 ही काउंटिंग आ रही है, और नंबर ऑफ यस कितना था, 36। तो यहाँ से अगर हम प्रायिकता देखना चाहें तो प्रायिकता हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ ई बटे के नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है, 3 है, नंबर ऑफ एस कितना है, 36 है, मतलब 1/3।
12। तो प्रायिकता हमारी जो होगी ना आंसर, वो 1/12 होगा। और 1/12 हमारा कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, मतलब कि ए सही है। सवाल बढ़िया थी कि इसमें दो पासा उछाला जा रहा था एक ही साथ, तो ये वाला पासा भी 1 से 6 तक कुछ भी ला सकता है, दूसरा वाला पासा भी 1 से 6 तक कुछ भी ला सकता है। एक बार उछालने पर कितनी संभावनाएं होंगी? 6 का स्क्वायर यानी 36। ये 36 संभावना आपको दिखा दिए। कह रहे इन संभावनाओं में से वो संभावना की प्रायिकता बताओ जिसका योग 10 आए। तो 10 बस 3 तरह से आ सकता है, या तो पहले पे 4 आए दूसरे पे 6 आए, या तो दोनों पे ही 5 आए, या तो पहले पे 6 आए दूसरे पे 4 आए। मतलब ये 3 संभावनाएं ऐसी हैं। तो एन का मान 3 हो जाएगा, एन का मान 36 है, तो यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे रख देंगे, तो मान क्या आएगा? 1/12। प्रायिकता का मान हो जाएगा 1/12। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। ये तीसरी या चौथी बार सवाल आ रही है। अब तक तो आप लोग रट लिए होंगे इसको कि इसका आंसर जो आता है वो आता है 1/2। आइए हम लगा देते हैं। तो लगाने के लिए हमें पासा पकड़ना होगा। पासा आपकी बार क्या है? ये है, एक ही पासा है, तो ये दे सकता है, क्या क्या दे सकता है बताइए? तो अगर इसको हम उछालेंगे तो ये क्या दे सकता है? 1 दे सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। मतलब कि अगर हम नंबर ऑफ यस देखें तो कुल संभावनाएं आने की क्या है? 6 है। इनमें से हमारा ई जो है आपकी बार वो सम संख्या लाना है, और सम संख्या लाना है तो सम संख्या क्या क्या हो सकती है? 2, 4 और 6। यानी कि अगर नंबर्स देखा जाए तो नंबर ऑफ ई क्या होगा? 3। तो नंबर ऑफ ई 3 है और नंबर ऑफ यस क्या है? 6 है। तो प्रायिकता जो हो जाएगी वो नंबर ऑफ ई बटे के नंबर ऑफ यस हम कर लेंगे, तो ये 3/6 होगा, यानी कि पी का मान आ जाएगा 1/2। और 1/2 आप देखेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है, जो हम पहले ही सही कर चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें कि 2024 का सेट नंबर 1 जो था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और इसमें भी सवालें वैसे ही हैं जैसे कि 2025 में थी। तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए और इसको तैयार कीजिए। और आज एक सेट खत्म हुआ है, ऐसे ही क्या एक एक करके हम लोग क्या करेंगे 2024 के सारे सेटों को खत्म कर लेंगे।